नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स नाउ भारत पर। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शुरू हो चुका है क्लियर कट। ऑपरेशन सिंदूर पर टीम राहुल के नेता ने पाकिस्तान परस्ती वाला बयान आखिरकार क्यों दिया? उस पर कांग्रेस आलाकमान की चुप्पी साधने के पीछे क्या कोई गेम प्लान है? पूरी खबर आपको बताऊंगा, किसने क्या कहा, सबके बयान भी आपके सामने रखूंगा। कर्ज के जाल में फंसकर किसान की किडनी बिकवाने की सनसनीखेज खबर की 360 डिग्री पड़ताल भी आपके सामने रखूंगा। खबर क्यों उड़ रही है कि पाकिस्तान में गृह युद्ध का जुगाड़ हो गया, इसकी इनसाइड स्टोरी भी आपके सामने होगी। लेकिन क्लियर कट की शुरुआत बिग अपडेट्स के साथ। बीजेपी नेता अमित मालवीय का बहुत बड़ा दावा। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद का ई सिगरेट पीते वीडियो शेयर किया। अमित मालवीय ने कीर्ति आजाद पर सदन में ई सिगरेट पीने का आरोप लगाया। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा स्पीकर के सामने इस मुद्दे को उठाया था और कार्रवाई की मांग की। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर ईडी के खिलाफ कांग्रेस ने देश भर के कई शहरों में प्रदर्शन किया। मुंबई, लखनऊ, पंचकुला सहित रायपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। वहीं संसद के मकर द्वार पर सत्यमेव जयते का बैनर लेकर प्रदर्शन भी किया। 1 जनवरी से दिल्ली में भारत टैक्सी ऐप की शुरुआत होने जा रही है। सरकार की पहल से शुरू हो रही यह सेवा ओला और उबर जैसी निजी कंपनियों के विकल्प के तौर पर देखी जा रही है। लोगों को ओला उबर की सर्ज प्राइसिंग से छुटकारा मिलेगा। साथ ही ड्राइवरों को 80% से भी अधिक किराया मिलेगा। दिल्ली में 56,000 ड्राइवरों ने अभी तक इस ऐप से अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया। प्रधानमंत्री मोदी को इथियोपिया ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है। प्रधानमंत्री मोदी द ग्रेट ऑनर निशा ऑफ इथियोपिया पाने वाले पहले ग्लोबल लीडर बन चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इथियोपिया की संसद को भी संबोधित किया। इथियोपिया के प्रधानमंत्री अहमद अली पीएम मोदी को अदीस अबाबा एयरपोर्ट पर लेने खुद पहुंचे थे। खुद कार चलाकर प्रधानमंत्री मोदी को होटल ले गए। इथियोपिया के बाद पीएम मोदी अब ओमान के लिए रवाना हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इथियोपिया दौरे के दौरान एक दिलचस्प तस्वीर देखने को मिली। पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत बॉलीवुड के मशहूर गीत ऐसा देश है मेरा के साथ किया गया, तो इथियोपिया के गायकों ने वंदे मातरम गाकर दिल जीता। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने चुनाव हारने के बाद 15 लाख की स्पोर्ट्स बाइक खरीदी है। ये कोई नॉर्मल बाइक नहीं बल्कि एक जबरदस्त सुपर स्पोर्ट बाइक है। इस बाइक के साथ तेज प्रताप पटना की सड़कों पर रील्स बना रहे हैं। तेज प्रताप यादव के इस वीडियो की खास बात यह रही कि उन्होंने बैकग्राउंड में बॉलीवुड फिल्म धूम का टाइटल ट्रैक जोड़ा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। कानपुर में साइबर अपराधियों ने एक दंपत्ति को डिजिटल अरेस्ट करके 53 लाख रुपए ठग लिए। आरोपियों ने सीबीआई अधिकारी बनकर पूरी वारदात को अंजाम दिया। बिजली विभाग के रिटायर्ड अधिकारी को 70 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया। इस दौरान किसी से बात करने पर भी पाबंदी लगा रखी। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में फिर से बवाल हो गया है। पाकिस्तान की जुल्म जातियों के खिलाफ पीओके की जनता फिर से सड़कों पर उतर आई। रावलकोट में हजारों की संख्या में लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ जुलूस निकाला और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने इस्लामाबाद के हुक्मरानों को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और तेज होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सिडनी में हुए आतंकी हमले की निंदा की और मारे गए लोगों के लिए प्रार्थना की। इस दौरान कट्टर इस्लामी आतंकवाद शब्द का जिक्र करते हुए ट्रंप ने सभी देशों को रेडिकल इस्लाम के खिलाफ एकजुट होने का संदेश दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि सभी देशों को कट्टर इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ खड़े होने की जरूरत है। गोरखपुर में आम लोगों की सेहत से बड़ा खिलवाड़ का मामला सामने आया। भुने चने में कपड़ा रंगने वाले कलर का इस्तेमाल किया जा रहा था। खाद्य विभाग ने छापा मारकर 30 टन मिलावटी भुना चना पकड़ा है। भुने चने में ऑरामाइन नाम का केमिकल मिलाया जा रहा था, जिसे कपड़ा और चमड़ा रंगने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और चलिए अब खबर विस्तार से, और सबसे पहले बात एक बयान की। ऑपरेशन सिंदूर को हुए 7 महीने गुजर गए। दुनिया भर में भारतीय सेना के शौर्य का कैसे डंका बजा है, यह सब कुछ हमने देखा है। मार खाकर पाकिस्तान किस तरह बिलबिलाता नजर आया, उधर के बयान भी हमने सुने हैं। इस ऑपरेशन को रोकने के लिए कैसे सऊदी अरब से लेकर अमेरिका की चौखट पर पाकिस्तान गिड़गिड़ाता रहा, यह भी पूरी दुनिया के सामने साबित हो गया। यह बात ओपन सीक्रेट है, अच्छी तरह जग जाहिर है। दुनिया में हर कोई यह जानता है कि पाकिस्तान कैसे ठोका गया, लेकिन लगता है मोदी विरोध की सियासत में जुटी कांग्रेस इसे अभी तक पचा नहीं पा रही। इस बार बयान आया है महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पृथ्वीराज चौहान। नाम भी देखिए, पृथ्वीराज चौहान। ऑपरेशन सिंदूर पर विवादित बयानबाजी उन्होंने की है। दावा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन भारतीय सेना पाकिस्तान से हार गई। आसमानी लड़ाई में पाकिस्तान फौज के सामने भारत आधे घंटे भी नहीं टिक पाया। यह पृथ्वीराज चौहान कह रहे हैं।
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी हार छिपाने के लिए पाकिस्तान ने जिस फर्जी नैरेटिव को गढ़ा, उसे फैलाने की नाकाम कोशिश की थी। चौहान अपने बयान से पाकिस्तान के उसी फर्जी नैरेटिव को 7 महीने बाद हवा देते हुए दिखे। सुनिए जरा। पहिल्या दिवशी आपला संपूर्ण पराभव झाला। 7 तारखेला जे हवाई युद्ध अर्ध्या तासात झालं त्यामध्ये आपला टोटल पराभव झाला, हे कोणी मान्य करो अगर न करो। आणि त्यामुळे त्या दिवशी भारताची जी विमानं पाडली, त्या दिवशी सगळा भारताचा एअरफोर्स हा ग्राउंड झाला, त्यानंतर एकही विमान उडलं नाही। तर कुठेही विमान उडलं की पाकिस्तानचं तुमचं विमान ग्वाल्हेर असेल किंवा बठिंडा असेल किंवा सिरसा असेल, तिथं पाडायची शक्यता असल्यामुळं आपलं कंप्लीट एअरफोर्स ग्राउंड झालं। तो आपने सुना पृथ्वीराज चौहान को। सवाल तो यह है कि ऑपरेशन सिंदूर पर 7 महीने बाद महाराष्ट्र में कांग्रेस की तरफ से विवादित बयानबाजी आखिरकार क्यों हुई? क्यों पृथ्वीराज चौहान को लगा कि ये अब फिर से बता दें, फिर से बयान दे दें, फिर से कह दें सेना की जरूरत क्या है, फिर से कह दें कि भारत तो हार गया था? भारत की सेना के शौर्य को कटघरे में खड़ा करने की सोची समझी कोशिश क्यों की गई? पाकिस्तान के प्रवक्ता की तरह बयान क्यों दिया गया? इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, उस पर मैं आगे बातचीत आपसे करूंगा। लेकिन उससे पहले जरा गौर कीजिए, पृथ्वीराज चौहान ने तो ये बयान इस अंदाज में दिया जैसे सीधे पाकिस्तानी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ और फिलहाल के फील्ड मार्शल कह लीजिए आसिम मुनीर ने बैठकर उन्हें सब कुछ ब्रीफ किया हो कि भाई देखो हमने ऐसे हिंदुस्तान को हरा दिया। यही बोलना है। ऑपरेशन सिंदूर पर फर्जी नैरेटिव का जैसे पाठ मुनीर ने पढ़ाया। गजब तो यह भी है कि भारतीय सेना को अपमानित करने वाले इस बयान पर पृथ्वीराज चौहान माफी मांगने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि दोबारा उनसे पूछा गया कि आपको लगता है कि आपने गलती कह दिया। पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि अपने बयान में सुधार की जरूरत है, क्या आप खेद जताएंगे? लेकिन करें ना, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, अड़े हुए दिखे। जबकि अपने बयान के समर्थन में ना तो उनके पास कोई तथ्य है, ना तर्क है, ना सबूत है, क्योंकि सबूत पाकिस्तान को घुटने पर लाने का ही तो भारतीय सेना ने दिया। सिर्फ और सिर्फ सियासी शोशेबाजी कर रहे हैं पृथ्वीराज चौहान। सुनिए। आपको ये जो बयान है उस पर आप माफी मांग रहे हैं? बिल्कुल सवाल नहीं उठता, बिल्कुल सवाल नहीं उठता। हाँ जी सर, सवाल नहीं उठता। लेकिन आपके हिसाब से स्टेटमेंट गलत था क्या सर? बिल्कुल नहीं। लोग कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स मी राइट टू आस्क क्वेश्चंस। आप सोच रहे हैं एक सामान्य ज्ञान का आदमी होता, थोड़ा सा सेंस होता, फिर ये लगता कि हम लोगों की भावनाओं को समझ रहे हैं, देश की भावनाओं को समझ रहे हैं, तो एक बार बोल दिया, दोबारा पूछा जाता तो कहते कि हाँ गलती हो गई, हम तो सरकार को घेरने की कोशिश चक्कर में कुछ गलती बोल गए। लेकिन ना, पृथ्वीराज चौहान अपनी गलत बयानी के लिए उसी तरह संविधान की आड़ लेते दिखाई दिए जैसे राहुल गांधी संविधान की कसम खाकर, संविधान की किताब दिखाकर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करते दिखे। इसी का हवाला देते हुए बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला। सुनिए, बीजेपी कह रही है कि यह इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है। आईएनसी जो शॉर्ट नेम है, बीजेपी इसका नया फुल फॉर्म लेकर आई और कह रही है कि दरअसल यह इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस है। सेना का मनोबल गिराने वाला बयान देना कांग्रेस की आदत बन चुकी है। पहले सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक पर जबरिया सवाल खड़ा किया गया, सबूत मांगे गए, देश के सेना प्रमुख को सड़क का गुंडा तक कह दिया गया, और अब ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तानी नैरेटिव को हवा देना चाहती है कांग्रेस पार्टी। ये बीजेपी पलटवार करके कह रही है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के ऐसे नेताओं को शॉक ट्रीटमेंट की जरूरत है। सुनिए जरा इन पलटवार वाले बयानों को। वो अपनी फौज देश के लिए ये चीज़ें यूज़ कर सकता है, उसको इलेक्ट्रिक शॉक की ज़रूरत है। उसे ज़रूर कहीं ना कहीं जो मतलब बड़े इलेक्ट्रिक शॉक, छोटे नहीं बड़े इलेक्ट्रिक शॉक देने की ज़रूरत है जो अपनी फ़ौज के लिए, क्योंकि ये ज़्यादातर देखो ना, कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर रह नहीं सकती, तो जितने बड़े लीडर हैं वो सठिया गए हैं, वो हमेशा ऐसी बातें करेंगी। अब उनको पूछे भी ये आपको बात करने के लिए किसने कहा? कोई एजेंसी आपको अप्रोच कर रही है, क्या कर रहे हो? जहां आपका दिमाग ढीला हो गया, स्क्रू ढीला हो गया। सेना के शौर्य पर किसी को गाली देने का अधिकार नहीं है। जो लोग सेना के शौर्य को अपमानित करते हैं वो कभी देश हित की बात सोच ही नहीं सकते। मैं सीधा कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी हो चाहे कोई हो, चाहे वो नकली हो चाहे ओरिजिनल हो, लेकिन विपक्ष और कांग्रेस की एक आदत सी बन गई है कि देश को अपमानित करना, सेना के शौर्य को अपमानित करना,
ये देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। आप सोचिए, देश की तीनों सेनाएं आकर और किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया, इसके सबूत दिखाए जाते हैं कि हमने इन एयरबेस पर गड्ढा कर दिया, इतना नुकसान पहुंचा दिया। तो लगता है पृथ्वीराज चौहान क्या आंख बंद करके बैठे हुए थे? ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को कितनी तबाही झेलनी पड़ी, इसकी तस्वीरें दुनिया ने देखी। खुद पाकिस्तान के कई सारे लोग जो है वो लाइव कर रहे थे कि देखो यहां बम गिर गया। एक आध तो आतंकी भी करते हुए देखे गए कि देखो इतनी तबाही हो गई। ये तस्वीरें देखिए, जो तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, ये पाकिस्तान से आई तस्वीरें हैं। तो सवाल है कि ये तबाही पृथ्वीराज चौहान ने देखी नहीं क्या? पाकिस्तान के एक दो नहीं बल्कि 11 एयरबेस भारतीय वायुसेना के हमले में ध्वस्त हो गए। पाकिस्तान की घिघी तब बच गई जब किराना हिल्स पर भारत के ब्रह्मोस मिसाइल ने तबाही ढाई थी। उसकी दहलीज तक पहुंच गई थी ब्रह्मोस मिसाइल। सरगोदा एयरबेस की बात कर रहा हूं, उसी किराना हिल्स में जहां पाकिस्तान का न्यूक्लियर बेस है। इन सबका हिसाब ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह देश के सामने रख चुके थे। उनके मुताबिक पाकिस्तान की सीमा में 200 किलोमीटर अंदर तक, पृथ्वीराज चौहान सुनिए एक बार फिर से, पाकिस्तान की सीमा में 200 किलोमीटर अंदर तक भारत ने तबाही मचाई। 5 पाकिस्तानी फाइटर जेट गिराए, एक उनका C-130 क्लास विमान, एक तोही विमान, एक सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, पाकिस्तानी फौज के 2 कंट्रोल कमांड सेंटर, रडार सिस्टम वाले 4 ठिकाने और 2 हवाई पट्टियां और 3 हैंगर को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया था। अब ये कोई पृथ्वीराज चौहान से पूछे कि इतनी तबाही कर देने के बाद कह रहे हैं कि भारत हार गया? यह वायुसेना का आधिकारिक बयान है और पृथ्वीराज चौहान सेना के शौर्य, सेना की क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं। अजब गजब नसीहतें भी दे रहे हैं। सेना पर शौर्य के सवाल पर उठाने के साथ उन्होंने यह भी दलील दे दी कि भारत में बड़े पैमाने पर इन्फेंट्री यानी पैदल सेना की जरूरत क्या है। सुनिए सर। आता पण ऑपरेशन सिंदूर मध्ये पाहिलं की मिलिटरीची 1 किलोमीटर सुद्धा कुठे हालचाल झाली नाही। ते 2-3 दिवस झालं ते फक्त हवाई युद्ध झालं, मिसाईल युद्ध झालं। आता पुढची युद्ध तशीच होणार आहेत। मग आपल्याला 12 लाख आर्मी ठेवायची काय गरज आहे का? मग त्यांच्याकडे दुसरं काहीतरी काम करून घेऊ। अब सोचिए, पृथ्वीराज चौहान एक राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, या वाकई उनका दिमाग सही अवस्था में नहीं है कि पैदल सेना की जरूरत क्या है, 12 लाख सैनिकों की जरूरत क्या है, उन्हें किसी और काम में लगा देना चाहिए। पृथ्वीराज चौहान को इतना नहीं पता है कि एयर सुपेरियरिटी हम जमीनी जंग पर जीत हासिल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। सेना के डिप्लॉयमेंट और उसकी जरूरतों पर कोई विशेषज्ञ अगर कहता तो कोई बात होती। यहां चौहान जाहिर सी बात है सिर्फ राजनीति के मकसद से ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। बात एक बार फिर पृथ्वीराज चौहान की सेना के शौर्य पर सवाल उठाने वाले बयानों की चूंकि हम कर ही रहे हैं, तो हकीकत यह है कि पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर का खौफ इतना था कि इसकी गवाही आतंकी दे रहे थे। आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर का एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें मसूद ने माना था कि उसके परिवार के 10 सदस्यों समेत कुल 14 करीबी लोग ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए। रोता हुआ दिखा था मसूद अजहर। पाकिस्तानी सेना के पास भी कोई चारा नहीं था। उसने झेप मिटाने के लिए माना कि उससे सीमित नुकसान हुआ है। शहबाज शरीफ का बयान कोई पृथ्वीराज चौहान को जाकर फिर से सुना दे, जब कह रहे हैं रात को 2:30 बजे फोन आया कि नूर खान, चकलाला, सरगोदा सब ब्रह्मोस की जद में है। 11 फौजी समेत 40 सिविलियन मारे गए। लेकिन अगस्त 2025 में पाकिस्तानी सेना की अवार्ड लिस्ट से राज खुल गया कि ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए पाकिस्तानी फौजियों की संख्या करीब 155 के करीब थी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के 6 विमानों को मार गिराने का दावा किया था। वो भी फर्जी साबित हुआ। अच्छा, कहा भी उन्होंने क्या था जब उससे पलटकर पूछा गया कि आपके पास सोर्स क्या है, कह रहे सोशल मीडिया पर देखा। अमेरिका की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं हुई और फ्रांस ने तो राफेल के मार गिराने के दावे को मई में ही खारिज कर दिया था। पाकिस्तानी मीडिया ने फ्रेंच नेवी का फर्जी हवाला देते हुए राफेल के मार गिराने का दावा किया था, जिसे 23 नवंबर 2025 को फ्रेंच नेवी ने ही खारिज कर दिया। इन्हीं बातों ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वाले विपक्षी नेताओं का मुंह बंद कर दिया। लेकिन पृथ्वीराज चौहान फिर से आ गए सामने। सवाल है कि फिर क्यों ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने फर्जी नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की। इसकी इनसाइड स्टोरी की भी चर्चा आगे और होगी। लेकिन पहले सुनिए कि जब प्रियंका गांधी से सवाल पूछा गया कि अरे पृथ्वीराज चौहान ने ऐसा बोल दिया, कुछ आप बोलिए इस पर, तो कैसे कन्नी काट रहे हैं। वजह तो यह भी है कि इस दावे पर इंडी गठबंधन से ही सपोर्ट नहीं मिल रहा है और जाहिर सी बात है कोई भी समझदार नेता होगा तो सपोर्ट क्यों करेगा। जरा सुनिए कैसे कन्नी काटा गया। पृथ्वीराज चौहान जी ने जो बयान दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के पहले दिन ही भारत की डिफीट हो गई। हम 2 दिन का देर तो नहीं, लिमिटेड मैंने उनका बयान देखा नहीं, अभी मैं देख के बताऊं।
नहीं, इस तरह के बयान का हम कभी समर्थन नहीं करते हैं। सेना के शौर्य को हम नमन करते हैं और सेना जिस तरह से हमारे देश की सुरक्षा करती आई है शुरू से ही, और ऑपरेशन सिंदूर में भी सेना का बहुत बड़ा रोल रहा है। ऐसे में इस तरह के बयानों से बचना चाहिए, क्योंकि हम इंडिया गठबंधन में हैं और कांग्रेस हमारे साथ है, इसलिए हमें भी इसका जवाब देना पड़ता है। तो इस तरह के बयानों से किसी भी नेता को बचना चाहिए। तो आप देखिए कि सहयोगी कह रहे हैं कि भाई ऐसे बयान मत दिया करो, फजियत हो जाती है, मीडिया के लोग सवाल पूछने लगते हैं, जवाब क्या देंगे? सेना के शौर्य पर सवाल, इसका कोई सपोर्ट कर सकता है क्या? कांग्रेस को इंडी गठबंधन के अंदर ही नसीहत मिल रही है कि ऑपरेशन सिंदूर पर विवादित बयानबाजी हुई तो कहीं से समर्थन मिलेगा नहीं। फिर भी ना तो पृथ्वीराज चौहान बयान वापस लेने के लिए तैयार हैं, ना ही चुप्पी साधे बैठी कांग्रेस उन पर कोई कार्रवाई कर रही है, ना ही कोई बहुत व्यापक तौर पर खंडन आ गया, ना तो शो कॉज नोटिस जारी हुआ। कम से कम इतना भी हो जाता। सवाल है कि आखिरकार क्यों? तो इसका जवाब महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि तारीखों का ऐलान हो गया। महाराष्ट्र में बीएमसी जो एशिया में सबसे बड़ी एक तरीके से पालिका मानी जाती है, जिसका ऐलान पृथ्वीराज चौहान के विवादित बयान से कुछ घंटे पहले ही हुआ था। उसके बाद उधर चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ और इधर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा दिया। तो उसके बाद पलटकर ये लोग कहेंगे कि बीजेपी इस्तेमाल करती है सेना का चुनाव में। बीएमसी चुनाव में कांग्रेस ने अकेले सभी 227 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। यह स्थिति बता रही है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि सब कुछ ठीक रहता तो गठबंधन में चुनाव लड़ते। शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस के साथ मिलकर बीएमसी चुनाव लड़ने की अटकलें हैं। सरकार चला रही बीजेपी, शिंदे सेना और अजीत एनसीपी की महायुति भी मजबूत स्थिति में है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक में एमआईएम जैसी पार्टियों की सिरमारी भी है। इसीलिए लग रहा है कि पृथ्वीराज चौहान का विवादित बयान कांग्रेस के माइनॉरिटीज वोट बैंकों को बिखरने से बचाने की कवायद है। पिछले बीएमसी चुनाव में 227 सीटों पर लड़ी कांग्रेस के खाते में सिर्फ 31 सीटें आई थी। अब इस बार क्या होगा नहीं होगा ये तो वक्त बताए। ये भारत की हार बोलने वाले ये पाकिस्तान की जीत चाहते हैं क्या? पाकिस्तान की बोली बोलते हैं, भारत के खिलाफ बात करते हैं। ये काय के भारतीय है, ये काय की देशभक्ति है, ये काय की राष्ट्रभक्ति है? ये तो देशद्रोह है, ये देश से गद्दारी है। आपको अभी आश्चर्य लगने की जरूरत नहीं लगती कि कांग्रेस ये पाकिस्तान की जुबान बोलने वाली पार्टी है, जो पाकिस्तान को चाहिए रहता है, जिसके वजह से उनको खुशी होती है, वही वैसे का वैसा आपको कांग्रेस वाले बोलते हुए दिखेंगे। तो सवाल है कि क्या वाकई बीएमसी चुनाव को देखते हुए पृथ्वीराज चौहान ने ऐसा बोला? बिहार चुनाव के बाद कांग्रेस बीएमसी चुनाव में बड़े झटके खाने को तैयार नहीं है, ना दिख रही है, ना वैसी मानसिक स्थिति होगी, जाहिर सी बात है। वहीं पृथ्वीराज चौहान के लिए ये लाइमलाइट में भी आने का बड़ा मौका है कि कुछ ऐसा बोल दो कि मीडिया उस पर चर्चा करे, 2-4 डिबेट के शोज हो जाएं, जो लंबे समय से महाराष्ट्र के कांग्रेस में हाशिए पर खुद दिखाई दे रहे हैं। आप याद करिए पृथ्वीराज चौहान का इससे पहले कोई बयान कब उनकी चर्चा हुई होगी। इसीलिए अपने विवादित बयान पर वो माफी मांगने को तैयार नहीं और उन्होंने अगला दांव चल दिया है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस आला कमान को इस बयान से बीएमसी चुनाव में फायदे की उम्मीद है, तभी पृथ्वीराज के बयान से बस करनी काटी गई है कि हमने तो अभी बयान देखा ही नहीं है, अच्छा देखेंगे तो राय देंगे। तो सवाल ये उठता है कि तो दिन में हुआ था, जाकर बयान देख लेना चाहिए था, कम से कम सोशल मीडिया पर ही लिख देना चाहिए था। करेक्शन का भी दबाव नहीं बन रहा है और बनेगा कैसे? क्योंकि हो सकता है कि एक सहमति होगी, बोलिए लाइमलाइट में आई है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान जी एक नसीहत है आपके लिए कि कभी जाकर जिस वोट बैंक के लिए आप कर रहे हैं पूछिए कि वो वोट बैंक आपके इस बयान से सहमत है क्या? यकीन दिलाता हूं नहीं सहमत हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर कट में अब अगली स्टोरी आपको बताएंगे कि कहां और कैसे 1 लाख का कर्ज बढ़कर 74 लाख हो गया, जिसे चुकाने के लिए किसान को अपनी किडनी बेचनी पड़ी। उन्नीस में एक फिल्म आई थी, फिल्म का नाम था मदर इंडिया। इसमें एक साहूकार का किरदार था जिसका नाम सुखीलाल होता है, जो किसानों को कर्ज देता था और किसान ब्याज चुकाते चुकाते कंगाल हो जाता था। लेकिन मूलधन कभी खत्म ही नहीं होता, क्योंकि ब्याज चुकाने में उसकी कमर टूट जाती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं फिल्म की बातचीत अभी क्यों कर रहा हूं, तो जान लीजिए पूरी कहानी। 68 साल बाद भी कुछ इसी तरह के वाकये सामने आते रहे। केंद्र और राज्यों की सरकारें देश के अन्नदाता यानी किसानों के लिए भले हजारों योजनाएं चलाने का दावा करें, उनकी आय बढ़ाने की बातचीत करें, लेकिन जमीन पर हकीकत क्या है, इस खबर को बहुत ध्यान से आप देखिए। आज हम आपको उसकी एक सच्चाई दिखाने जा रहे हैं। यह खबर महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले की है, जहां पर एक किसान ने साहूकारों का 1 लाख का कर्जा चुकाने के लिए घर और जमीन को गिरवी रख दिया, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल और गहने तक बेच दिए, यहां तक कि कथित तौर पर अपनी एक किडनी तक बेच दी।
1 लाख कर्जा था और इसके लिए सब कुछ, घर, जमीन, खेत सब गिरवी, किडनी तक बेच दिया। लेकिन इसके बावजूद भी इस कर्ज से निकल नहीं पाया और ब्याज पर ब्याज की वजह से सिर्फ 4 साल में यह कर्ज 1 लाख से बढ़कर 74 लाख का। यह किसान की आप तस्वीर देखिए जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, कैसे ऑपरेशन का जो चीरा आपको दिख रहा है यह दिखाकर बता रहा है कि साहब किडनी निकाली हमने यह कर्जा चुकाने के लिए। आपको यह खबर 60 या 70 के दशक की याद दिलाती होगी जब किसान साहूकारों के कर्ज में फंसे रहते थे। इस पर आपने कई बॉलीवुड की फिल्में भी देखी होंगी, लेकिन चंद्रपुर का रोशन सदाशिव कुडे आज यानी 21वीं सदी के 25वें साल का सच है। 1 लाख का कर्ज देकर साहूकारों ने इस गरीब को ऐसा फंसाया कि उसकी जमीन, ट्रैक्टर, बाइक सब बिक गए। 1 लाख नहीं चुक रहा है। आप सोचिए आजकल बाइक ही खरीदने जाइए 1 लाख से ऊपर की बाइक मिलती है। अब नौबत घर के बर्तन बिकने की आ गई, लेकिन हमारा सिस्टम और सरकारें जो चीख चीख कर अन्नदाता 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 कहती रहती हैं, इस गरीब किसान तक पहुंच नहीं पाई। किस तरह से साहूकारों ने रोशन सदाशिव कुडे को अपने कर्ज और ब्याज पर ब्याज के जाल में फंसा लिया, वो आपको बताते हैं। रोशन सदाशिव कुडे ने बताया कि वो 2017 से ही दूध का कारोबार कर रहे थे। कारोबार ठीक चल रहा था, लेकिन 2019 में कोरोना काल में हालत खराब होने लगी। इसी बीच मवेशियों में फैले लंपी रोग ने हालात और खराब कर दिए। इसके बाद साहूकार से रोशन कुडे ने 2 साहूकारों से 50-50 हजार यानी कुल 1 लाख रुपए का कर्जा लिया। 15 दिन में पैसा नहीं देने पर 5 से 15 हजार तक की पेनल्टी वसूली गई और जब कर्ज वैसे ही रह गया तो साहूकार ने 40% तक ब्याज वसूलना शुरू कर दिया। 40% का ब्याज, इतना तो कोई पर्सनल लोन ले ले उसमें नहीं होता है, जबकि उसमें सबसे ज्यादा माना जाता है कि ब्याज लेते हैं बैंक। इस वजह से 1 लाख रुपयों का कर्ज बढ़कर 74 लाख रुपए तक पहुंच गया। कर्ज चुकाने के लिए रोशन सदाशिव ने जमीन, ट्रैक्टर, घर का सोना तक बेच दिया। फिर भी कर्ज खत्म नहीं हुआ क्योंकि ब्याज ही नहीं हो पा रहा था, 40% का ब्याज। आप सोचिए विडंबना, सोचिए उस रोशन के मन में क्या चल रही। यह विडंबना है कि हमारे देश में सिस्टम धीमे चलता है। पहले किसान की सुनी नहीं गई और फिर जब किसान ने किडनी बेच दी और परिवार ने आत्महत्या की धमकी दी, तब जाकर सिस्टम की नींद टूटी और आनंद फानंद में रोशन सदाशिव कुडे की शिकायत के बाद साहूकार समेत 6 लोगों पर केस दर्ज किया गया। पुलिस धाराएं गिनवा रही है। पुलिस कह रही है कि आरोपियों के खिलाफ अवैध वसूली, रंगदारी, मारपीट, जान से मारने की धमकी देने के तहत मामला दर्ज किया गया है। जांच में अगर किडनी बेचने की पुष्टि होती है तो मानव अंग तस्करी की धाराओं के तहत भी जांच होगी। यानी हर वारदात के बाद अमूमन जैसा होता है वैसा ही पूरा सिस्टम आपको एक्शन में दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ सवाल बाकी हैं, उन सवालों पर आप ध्यान दीजिए। सवाल यह कि किसान ने पहले क्यों नहीं साहूकारों के खिलाफ शिकायत की? साहूकारों की धमकियों के बाद भी किसान ने पुलिस के पास जाना मुनासिब क्यों नहीं समझा? 1 लाख का कर्ज 74 लाख रुपए तक कैसे बढ़ गया? किसान ने साहूकारों की बजाय बैंक से कर्ज क्यों नहीं लिया? यह सवाल भी इसलिए सामने रखे जा रहे हैं क्योंकि सरकार किसानों के लिए कई योजनाएं चला रही है। नकद पैसे देने से लेकर किसानों को आसानी से कर्ज दिए जाने वाली कई स्कीम्स हैं और हर बार देखिए बजट में लंबा चौड़ा उसका ऐलान भी होता है। इनमें किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है जिसमें फसल, पशुपालन और मछली पालन के लिए कम ब्याज पर लोन मिलता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं सीधे किसानों के खातों में पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। नाबार्ड जैसी संस्थाएं भी डेयरी, पशुधन और कृषि से जुड़े कामों के लिए कर्जा देती हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय पशुधन मिशन और प्रधानमंत्री फसल बीमा जैसी और भी कई योजनाएं हैं जो किसानों के लिए सरकार चला रही है। इन सब के अलावा चूंकि महाराष्ट्र का मामला है तो महाराष्ट्र सरकार की भी किसानों के लिए कई स्कीम्स हैं जिनमें पैसा अकाउंट में ट्रांसफर होने से लेकर खेती के लिए कर्ज तक मिलता है। सवाल यह है कि क्या किसान इन योजनाओं को उन तक जानकारी नहीं पहुंच पा रही है? क्या साहूकारों ने खुद किसान को कर्ज के जाल में फंसाने की साजिश रची? आपको एक बड़ी जानकारी देते हैं। नाबार्ड की सर्वेक्षण रिपोर्ट है 2025 की, जिसके मुताबिक अब 54.5% ग्रामीण परिवार केवल औपचारिक स्रोतों यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी समितियों से कर्ज ले रहे हैं। तो दूसरी ओर अभी भी 22% परिवार कर्ज के लिए अनौपचारिक स्रोतों यानी साहूकार, दोस्त परिवार इन सब पर निर्भर है। 23.5% ग्रामीण परिवार दोनों तरह से यानी ये दोनों तरह के जो सोर्सेज हैं वहां से कर्ज ले रहे हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के सर्वेक्षण के अनुसार करीब 50% किसान कर्ज में डूबे हुए हैं। अक्सर दरअसल होता क्या है कि कई बार छोटे किसान भारी भरकम कर्ज चुका नहीं पाते। ऐसे में उन्हें ब्याज के बोझ को हल्का करने के लिए फिर से कर्जा लेना होता है कि एक कर्जा लो, दूसरे कर्ज को चुकाओ, और यह सिलसिला अनवरत चलता जाता है और कर्जे का अमाउंट जो है वो बढ़ता जाता है। किसान साहूकारों के कर्ज के जाल में फंसते चले जाते हैं। सरकार दावा करती है कि देश में साहूकारी खत्म हो गई है,
तो ये एक घटना उदाहरण है सरकार के सामने कि साहूकारी खत्म नहीं हुई है। देखिए, एक आदमी ने किडनी बेच दी। इसको लेकर कई राज्य कानून भी बना चुके हैं। बावजूद इसके इस तरह की घटनाएं सामने आना कहीं ना कहीं सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर कट में अब बात अगली स्टोरी की। आपको बताऊंगा कि अफगानिस्तान ने आतंकी मुल्क पाकिस्तान को बिना जंग लड़े ही कैसे बड़ी चोट दी। एक कहावत है, बड़ी जीत वो नहीं जो हथियारों से हासिल होती है, बड़ी जीत तो वो है जब बिना जंग लड़े ही दुश्मन को बर्बाद कर दिया जाए। अफगानिस्तान ने भी एकदम ऐसा ही किया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में मिसाइलें दागी तो तालिबान ने पाकिस्तानियों के लिए बॉर्डर पर ही नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया। जिसके बाद पाकिस्तान कैसे बर्बाद हो रहा है उसे कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं, उन तस्वीरों के जरिए आप समझिए। अफगानिस्तान पर हमला करने के बाद अब पाकिस्तान रो रहा है। आसिम मुनीर को लगता था कि अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दे, तालिबानी डर जाएंगे, टीटीपी पर एक्शन लेंगे, पाकिस्तान से रहम की गुहार तालिबान लगाने लगेगा, लेकिन दरअसल ऐसा हुआ नहीं। आसिम मुनीर का सपना टूट गया। आसिम मुनीर से लेकर शहबाज शरीफ का यह मुगालता खाक हो चुका है। उल्टे तालिबान ने बिना मिसाइल दागे ही पड़ोस के आतंकी मुल्क की बर्बादी की कहानी लिख दी है, वो भी मोटे मोटे अक्षरों। एयर स्ट्राइक के बाद से ही अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से कारोबार पूरी तरह ठप कर दिया। तुरखम और चमन जैसे बड़े बॉर्डर क्रॉसिंग को पूरी तरह बंद किया जा चुका है। बॉर्डर खुला होने पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच रोजाना 5 से 6 करोड़ डॉलर तक का कारोबार होता था, जो अब पूरी तरह से बंद है, ठप पड़ा हुआ है। सरहद पर ट्रकों की लंबी कतारें, ये देखिए कैसे ट्रक के ट्रक खड़े हुए हैं, जिनमें कोयला, सीमेंट, अनार, कपास, दवाइयां जैसी चीजें हैं, जो महीने से बॉर्डर बंद होने से पाकिस्तानी कारोबारी अपना सामान वहां पर फेंकते हुए दिख रहे हैं। जाहिर सी बात है, सामान खराब होगा तो ट्रक में क्यों रखें। पाकिस्तानियों में आपस में ही झड़प हो रही है। पाकिस्तानी उस घड़ी को कोस रहे हैं जब मुनीर के प्यादों ने अफगानिस्तान में मिसाइलें दागी। हालात ये हो गए हैं कि कई दिन से खड़े ट्रकों में फल और सब्जियां सड़ चुकी हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुताबिक बॉर्डर बंद होने से पाकिस्तान को अभी तक करीब 4.5 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है, जो आने वाले दिनों में कई गुना बढ़ सकता है। वैसे पाकिस्तान की बर्बादी की कहानी यही खत्म नहीं होती। तालिबान ने इस्लामाबाद को एक और चोट पहुंचा दी है। एक तरफ जहां पाकिस्तान से कारोबार बंद कर दिया है तो भारत के लिए दरवाजे खोल दिए हैं और लगातार आप देखिए काबुल से दौरे पर दौरे भारत के लिए हो रहे हैं। भारतीय दवाओं की पहली खेप अफगानिस्तान पहुंच गई है। भारतीय फल भी अफगानिस्तान पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि अफगानिस्तान और भारत के बीच पिछले 8 महीनों में कारोबारी संबंधों में जबरदस्त का उछाल है। जैसे जैसे तालिबान के साथ संबंध सामान्य हो रहे हैं, दोनों देशों के बीच के कारोबार भी तेजी से बढ़ रहा है। अब दुनिया पहले से जानती थी कि पाकिस्तान एक नाकाम मुल्क है जो किसी काम करे, लेकिन अब पाकिस्तानी भी यह बात समझ चुके हैं। यही वजह है कि जिस आसिम मुनीर को पाकिस्तानी आर्मी फौज का सर्वे सरवा या एक तरह से कह लें तो पाकिस्तान का तानाशाह बनाकर पड़ोस का मुल्क मुगालते में था, उसी मुनीर के खिलाफ पाकिस्तान के कमोबेश हर इलाके में विद्रोह हो चुका है। कुछ तस्वीरें आपके सामने रखता हूं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को देख लीजिए। विरोध प्रदर्शन एक बार फिर से भड़का है, लोग सड़कों पर हैं, हाय हाय के नारे लग रहे हैं। इस प्रदर्शन को देखते हुए पाकिस्तान ने बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी, सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों की तैनाती की है। तो कराची में अलग सिंधु देश की मांग को लेकर प्रदर्शन हो गया। वहां तो पाकिस्तान मुर्दाबाद तक के नारे लगे, जिससे पूरे शहर में तनाव है। प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी की है, तोड़फोड़ की है, जिसके जवाब में पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। वहीं बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने मुनीर के खिलाफ मोर्चा खोल रखा। यानी यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान के कमोबेश हर इलाके में विद्रोह की आग सुलग उठी है। खास बात यह है कि सभी विरोध प्रदर्शनों में शहबाज शरीफ की जगह आसिम मुनीर का विरोध हो रहा है, क्योंकि लोगों को भी पता है शहबाज शरीफ तो एक मोहरा है, असल किरदार तो आसिम मुनीर का है। आसिम मुनीर को चुनौती दी जा रही है। असल में पाकिस्तान का बड़े तबके को यह बात समझ आ गई है कि दुनिया भर में पाकिस्तान की जो छीछा लेदर हो रही है उसका जिम्मेदार सिर्फ एक आदमी है, वो है आर्मी चीफ आसिम मुनीर। अब इमरान खान की किस्सा ले लीजिए। एक शख्स जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री रहा, वो 1.5 साल से जेल की काल कोठरी में है। दूसरी तरफ जेल में बंद इमरान के समर्थकों की आवाज दबाने के लिए आसिम मुनीर ने सारी हदें पार कर दी। इमरान खान के समर्थक उनकी रिहाई को लेकर एक बार फिर से जेल के बाहर जमा हुए। नारेबाजी की, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। कहा तो यह भी गया कि उस वाटर कैनन ने पानी के साथ केमिकल भी मिला दिया, जिसके बाद पीटीआई के कार्यकर्ताओं का कहना है कि पानी पड़ने के बाद उनके शरीर और आंखों में जलन होने लगी, उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई, यहां तक कि उनके कपड़े भी जल गए। और क्यों? क्योंकि जिस पानी से इमरान समर्थकों को खदेड़ा गया उसमें केमिकल मिलाने के आरोप लगाए। सोचिए, ये उस पाकिस्तान के हाल है जो खैरात मांगने के लिए दुनिया भर के सामने गिड़गिड़ाता है, खुद को पाक साफ बताने का ढोंग करता रहता है
उसी मुल्क के हुक्मरान अपनी जनता से किस तरह का बर्ताव करते हैं, यह बात इमरान खान के मामले को लेकर साफ हो जाती है। चलिए आज क्लियर कट में बस इतना ही, फिर मुलाकात।